नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो आपका एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। तो एमिनो एसिड आपके होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की इकाई को ही एमिनो एसिड के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम बात करें एमिनो एसिड की तो बॉडी में एमिनो एसिड आपकी 20 to 21 होती हैं, जिसमें से 9 अमीनो एसिड ऐसी होती हैं जिसे हम खाने के द्वारा प्राप्त करते हैं और बाकी की जो भी आपकी एमिनो एसिड होती हैं 11 से 12 ये हमारे शरीर में खुद ब खुद बनती हैं। ठीक है, तो इसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन 9 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिनको हमें बाहर से प्राप्त करना होता है, तो इनको हम खाने के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो भोजन हम ऐसा लेते हैं जिसमें एमिनो एसिड यानी प्रोटीन होती हो, और प्रोटीन का काम है आपके शरीर का निर्माण करना, यानी आपकी जो भी मसल्स हैं उनको डेवलप करना ही प्रोटीन का काम है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम वसा की बात करें तो वसा हमें जितने भी ऑयली प्रोडक्ट हैं और जितने भी ऐसे खाना है जिसमें ऑयल पाया जाता है उससे हमें वसा प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम ड्राई नट्स ले लें, ड्राई फ्रूट ले लें, मूंगफली ले लें, सरसों का ऑयल ले लें, इन सब में हमें क्या मिलेगा, वसा मिलेगी। जैसे आपका घी भी होता है तो घी से भी वसा प्राप्त हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जितने भी आपके खाद्यान्न होते हैं जैसे आपका गेहूं हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, इन सब में आपका कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को या विटामिन डी को। तो यदि इनके रासायनिक नाम की बात करें तो विटामिन ए को आप रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होगा। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं जिसमें B1, B2, B3 आता है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम, जिसे हम थायमीन के नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से जानते हैं। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग आपका होगा बेरी रोग। विटामिन डी का रासायनिक नाम देखें तो इसे हम कैल्सीफिरॉल के नाम से जानते हैं, कैल्सीफिरॉल के नाम से जानते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और यदि हम बात करें विटामिन सी की तो इसे हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और एस्कॉर्बिक एसिड से या एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग आपका है स्कर्वी। तो स्कर्वी में होता क्या है, जनरली आपके जो मसूड़े होते हैं इनमें से खून आना चालू हो जाता है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात कर रहे हैं रेटिनॉल यानी विटामिन ए की, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है रतौंधी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस प्रश्न का फॉर्मेट आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एमिनो एसिड जिसमें COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को खाली स्थान यानी ये आपका खाली स्थान है कहा जाता है। ऐसे एमिनो एसिड जिसमें
COOH समूह के बदले NH2 समूह जुड़ा हो, ऐसे एमिनो एसिड को क्या नाम से या किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है न्यूट्रल एमिनो एसिड, एम्फोटरिक, ये एक साथ है आपका, एम्फोटरिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड या आपका एसिडिक अमीनो एसिड। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी कंपाउंड में यदि OH समूह है तो वह कंपाउंड आपका अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा होता है वह कंपाउंड आपके अम्लीयता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे COOH है तो यहाँ पे OH ग्रुप है, और OH ग्रुप होने का अर्थ है कि वह एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ पे OH समूह को हटाकर, क्योंकि इसमें बोला है कि COOH समूह को हटाकर उसकी जगह पर NH2 समूह जोड़ा जाए, तो NH2 समूह में यदि हम देखें तो OH ग्रुप तो हमें मिलता नहीं है। यदि हमें अलग करने पे मिलेगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा। जब भी आपको हाइड्रोजन आयन मिले तो आप समझ जाना कि यह कंपाउंड आपका क्षारीय है, क्षारीय है। तो जो कंपाउंड आपके OH समूह को रखते हैं वह अम्लीय होंगे, और जो कंपाउंड आपके हाइड्रोजन समूह को रखे होंगे वह आपकी क्षारीयता को प्रदर्शित करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, लोहा, सोडियम, जिंक और नाइट्रोजन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आता। और यदि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और यह पूरी लाइफ में हमें बहुत कम मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन से तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है? जैसे आपके शरीर के लिए या मेरे शरीर के लिए लोहे की तो आवश्यकता होती है। यदि आयरन की कमी हो जाएगी तो हम अनेमिक हो जाएंगे, यानी खूनी कमी हो जाएगी। तो लोहा तो जरूरी ही होता है बॉडी के लिए। और सोडियम, यदि सोडियम कम हो जाएगा तो आपका BP नॉर्मल नहीं रहेगा, तो सोडियम की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जिंक की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D, आपका नाइट्रोजन माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं आता। और यदि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में और कौन कौन से तत्व आ सकते हैं उनकी भी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यदि हम देखें, लोहा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, सोडियम होगा, जिंक होगा। यदि हम देखें कोबाल्ट भी होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोबाल्ट के अलावा और क्या हो सकता है बताओ? कोबाल्ट के अलावा आपका क्रोमियम, तांबा, सोडियम और आयोडीन भी होता है, आयोडीन। ठीक है, क्रोमियम आदि। आपके बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और उनका शरीर में होना आवश्यक होता है। यदि उन माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई शरीर में तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से भी ग्रसित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? आपके ऑप्शन है, विटामिन A नष्ट हो जाता है, विटामिन C, विटामिन K या विटामिन D। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको तेज आंच पर आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा? तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, विटामिन C को यदि आप ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वह नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जो भी आप फल या सब्जियां पकाते हैं उसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए, और आपको जितनी भी सब्जियां हैं उसको अध पका खाना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा खाने को पकाएंगे तो उसमें विटामिन C की कमी हो जाएगी, विटामिन C आपका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो
बाकी विटामिन को देखें, विटामिन ए को हमने पढ़ लिया, रेटिनॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग आपका है रतौंधी। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से होने वाला रोग आपका स्कर्वी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफिरॉल होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन के की बात करें तो विटामिन के को फिलिक्विनोन के नाम से जानते हैं, और यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, और इसका रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपका, ऐसे किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होती है? यानी होती है का मतलब है, तो आपको उस विकल्प को चुनना है जिसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की गई हो। तो बताओ आपका कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है पॉलीथीन या मेलामाइन, पीवीसी, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी, बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रेजिन। तो आपको समझना होगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो थर्मोसेटिंग एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको केवल एक बार गर्म कर कर किसी भी फॉर्म में आप ढाल सकते हैं। उसकी चाहे आप कुर्सी बना दो, टेबल बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन एक बार ही आप मोल्ड कर पाएंगे गर्म करके। अगली बार ना तो ये गर्म होके मोल्ड हो पाएगा और ना ही इसको दूसरा शेप दिया जा सकता है। यदि आप शेप इसको देने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन शेप इसका जैसा एक बार बना दिया वैसा ही रहेगा। ऐसी प्लास्टिकों को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रीजन। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बेकेलाइट एवं एपॉक्सी रीजन। ठीक है, और यदि हम बात करें पीवीसी की, कि पीवीसी क्या है आपका? पीवीसी, तो इसका नाम होता है पी फॉर पॉली, वी फॉर विनाइल, सी फॉर क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ये आपका प्लास्टिक का फॉर्म होता है, और इसके द्वारा आपके पाइप और जितने भी आपके वाटर फिटिंग से संबंधित एलिमेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको पीवीसी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपका ड्रेनेज पाइप हुआ और पानी फिटिंग का पाइप हुआ, नल हुए, ये सब आपके पीवीसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। मेलामाइन भी आपका एक प्रकार का प्लास्टिक है, इसके द्वारा आपके किचन में उपयोग होने वाले बर्तनों को बनाया जाता है। जैसे खाने की प्लेट हुई, आपकी ट्रे हुई, इन सब चीज़ों को मेलामाइन के द्वारा बनाया जाता है। और मेलामाइन के जो भी आपके बर्तन होंगे उसमें शाइनिंग चीनी मिट्टी के जैसी होगी, ग्लॉसी होगा वो, और चीनी देखने में चीनी मिट्टी के जैसा ही लगेगा। आपके चीनी मिट्टी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो देखने में तो सुंदर होते हैं, लेकिन फ्रेगाइल होते हैं, आपके नाजुक होते हैं, गिरने पर टूट सकते हैं, टूट भी जाते हैं। लेकिन मेलामाइन देखने में तो आपको चीनी मिट्टी के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये प्लास्टिक है तो गिरने पे टूटेगा नहीं, शाइनिंग भी चीनी मिट्टी के जैसी है, तो आदमी इसको लेना पसंद करते हैं। मेलामाइन का एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि भी हम गर्म खाने को इसमें परोसेंगे तो इसके कुछ प्लास्टिक के तत्व जो होते हैं वो खाने में घुलने लगते हैं, और इसको यदि हम लोग कंज्यूम करेंगे लंबे समय तक तो आपके किडनी में किडनी स्टोन हो सकता है, और इसके अलावा आप कैंसर के शिकारी भी हो सकते हैं। तो आप सभी को ऐसे प्रोडक्ट जो प्लास्टिक के बने होते हैं उनका प्रयोग जीवन में कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा आपका रेशा है जिसका निर्माण काठ की लुगदी से किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, नायलॉन या रेयॉन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन एक ऐसा रेशा है जिसको काठ की लुगदी से बनाया जाता है, यानी लकड़ी से बनाया जाता है।
तो यह पूर्ण रूप से कृत्रिम ना होकर इसे अर्ध कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं। अर्ध कृत्रिम रेशा के नाम से भी जानते हैं और इसे हम नकली रेशम के नाम से भी जानते हैं। कि प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेयॉन। तो प्रथम मानव निर्मित रेशा भी आपका रेयॉन होगा, तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा रेयॉन। यदि हम टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन आपके जितने भी नॉन स्टिकी पैन, नॉन स्टिक आपके कढ़ाई, जितने भी बर्तन आते हैं उनके ऊपर इसकी कोटिंग होती है और आपको जो चिकना चिकना नजर आता है, ऊपर जो ग्लॉस नजर आती है, वो टेफ्लॉन की ही होती है। और टेफ्लॉन के कारण ही कोई बर्तन आपका नॉन स्टिकी बनता है, यानी उसमें कोई भी वस्तु या कोई भी खाना चिपकता नहीं है। ठीक है, तो टेफ्लॉन की कोटिंग होती है आपके बर्तनों के ऊपर, जिसे हम कौन से बर्तन कहते हैं, नॉन स्टिकी बर्तन या नॉन स्टिक बर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यदि हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन भी आपका एक प्रकार का रेशा है और इससे आपके कपड़े, बेडशीट, पर्दे बनाए जाते हैं और इसको भी हम प्रथम सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। तो प्रथम सिंथेटिक फाइबर के नाम से हम किसे जानते हैं, तो आपका नायलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि प्रथम सिंथेटिक आपका फाइबर का नाम बताइए, तो आपको बताना है नायलॉन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन है प्राकृतिक फाइबर से सस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त, प्लास्टिक फाइबर से कम टिकाऊ, प्लास्टिक नहीं यहां पे होगा, प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ और धोने में आसानी, यानी धोने में आसानी। ठीक है, तो आपको बताना है सिंथेटिक फाइबर और प्राकृतिक फाइबर में क्या अंतर है, क्यों लोग सिंथेटिक फाइबर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपेक्षाकृत प्राकृतिक फाइबर के। जब भी किसी फाइबर के आगे सिंथेटिक लग जाए, इसका मतलब है कि इसको डेवलप किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा। तो मानव किसी फाइबर को डेवलप करे, प्राकृतिक से तो मजबूत ही करेगा ना। जो भी फाइबर आपका डेवलप करेगा तो प्राकृतिक से कैसा होगा, मजबूत होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होगा। जो भी सिंथेटिक आपका फाइबर होगा वह प्राकृतिक फाइबर से तो सशक्त यानी मजबूत ही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों की कणों को स्वतः ही अपने में मिश्रित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो ऐसे दो पदार्थ जिनको आपस में रखें और उनके कण एक दूसरे के साथ क्या हो जाएं, मिल जाएं, मिश्रित हो जाएं, इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन है ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, उनसे भी जानते हैं, इसे हम हिंदी बोलेंगे विसरण। जब भी हम दो अलग अलग पदार्थों को एक साथ रखेंगे तो उनके अणुओं का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों की सांद्रता एक ही ना हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, कक्षा 10th या 12th में पढ़ा होगा कि आप एक सूखी किशमिश ले लें और उसे पानी में डुबो के रख दें। ठीक है, इसे पानी में हमने डुबो के रख दिया एक रात के लिए, तो आप जब दूसरी सुबह देखेंगे तो यह आपका फूली हुई प्राप्त होगी। ऐसे होगा कि नहीं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी पानी की यहाँ पे सांद्रता ज्यादा थी और इस किशमिश में पानी की सांद्रता कैसी थी, ना के बराबर थी, यानी आपका मॉइस्चर इस किशमिश में कैसा था, कम था। तो यहां से मॉइस्चर क्या करेगा, आपका अर्ध पारगम झिल्ली को पार करते हुए आपके कहां जाएगा, किशमिश के अंदर। और कब तक जाएगा, जब तक किशमिश में सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक पानी का विसरण आपका होता रहेगा। तो यही आपका राइट ऑप्शन होगा, विसरण। जब भी कोई पदार्थ ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है उसी को हम विसरण के नाम से जानते हैं। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है।
तो सबसे अधिक पानी का घनत्व किस तापमान पे होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। 2 बार 4 हो गया तो एक को -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको बताना है पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है, किस तापमान पे होता है। तो घनत्व की बात करें, घनत्व ज्यादा कब होता है, जब किसी पदार्थ के अणु पास पास हो। ठीक है, पास पास हो तब उस पदार्थ का घनत्व ज्यादा होगा, और जब अणु आपके दूर दूर हो जाएंगे तो उसका घनत्व कैसा होगा, कम होगा। तो पानी के जो अणु होते हैं वो सबसे पास पास होते हैं आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही आपका पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, ठोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों ने द्रव्य की 3 अवस्थाएं तो पढ़ी होंगी। एक होती है आपकी ठोस यानी सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। ठीक है, तो सॉलिड का आपने पढ़ा होगा आयतन और आपकी आकृति दोनों निश्चित होती हैं। यदि कोई सॉलिड है इस तरीके का, अब इसकी आकृति तो सेम ही होगी, इसको आप कितना भी प्रेशराइज करें यही रहेगा। और यदि इसके आयतन की बात करें तो इसको गला के यदि आपने गोला बना दिया तो इस गोले का आयतन भी उतना ही होगा जितना इस ब्लॉक का आयतन था। तो इसको पिघलाकर आप कुछ भी बना दें उसका आयतन हमेशा इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि इस ब्लॉक का आपका आयतन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको पिघलाकर आप यदि गोला भी बना देंगे तो इसका भी आपका वॉल्यूम या आयतन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, तो आपका सॉलिड का आयतन और आकार हमेशा कैसा होता है, निश्चित होता है। और यदि हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड का आपका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन तो फिक्स होगा लेकिन आकृति इसकी फिक्स नहीं होगी। जैसे यदि हम देखें कि एक गिलास है और गिलास में हमने क्या कर दिया, पानी को भर दिया। तो पानी को भर दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम तो इसका फिक्स हो गया कि पानी यहाँ पे सपोज कर लो 100 ml है, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है 100। लेकिन अभी इसने शेप किसकी ले रखी, गिलास की। और यदि इसी गिलास के पानी को हम एक लंबे बीकर में या चौड़े बीकर में डालेंगे तो ये पानी उस चौड़े बीकर का क्या ले लेगी, शेप ले लेगी। तो इसकी आकृति में चेंज आ गया कि नहीं, लेकिन पानी की मात्रा उतनी ही होगी जितनी पहले थी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी आपका 100 ml था, यहाँ पे भी 100 ml है, लेकिन आकृति दोनों की बदल गई, यानी आपका शेप दोनों का बदल गया। तो लिक्विड का आपका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप आपका फिक्स नहीं होता। ठीक है, और यदि गैस की बात करें तो गैस के एटम या अणु तो आपके बहुत दूर दूर होते हैं, इसे कंप्रेस करके ही किसी सिलेंडर में भरा जाता है। जैसे आप देखें एलपीजी गैस है, उसे कंप्रेस्ड करके सिलेंडर में भरा जाता है। यदि आप इसके रेगुलेटर को खोलेंगे तो बहुत स्पीड से क्या होगी, ये फैलेगी, रूम में फैलेगी। तो पहले तो रूम का शेप लेगी, रूम से बाहर निकलेगी, बाहर भी आपकी फैल जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि इसका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होगा, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होगा, ना तो आयतन और ना ही इसका क्या आकार, दोनों निश्चित हो जाएंगे गैस के लिए। ठीक है, तो सॉलिड के लिए इसमें पूछा था ठोस के संबंध में आपका क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी निश्चित होगा और आपका शेप भी निश्चित होगा। तो इसमें देखो है कोई ऑप्शन ऐसा क्या, कोई निश्चित आकार नहीं, यानी ये तो गलत हो गया। ना निश्चित आकार तो ये भी गलत हो गया। निश्चित आकार परंतु निश्चित आयतन नहीं, तो देखो इसमें नहीं लग गया तो ये भी गलत है। आकार निश्चित एवं आयतन भी निश्चित, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सॉलिड का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। तो आपको बताना है ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत कौन सा है। आपके ऑप्शन है सिरका है, आंवला है, इमली है या आपका टमाटर है।
और यदि हम बात करें आंवला की, तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है जिसका नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंवले में पाई जाती है एस्कॉर्बिक एसिड। और यदि बात करें हम सिरका की, तो सिरका में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका पाया जाता है सिरका में। और यदि हम इमली की बात करें, तो इमली में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, हिंदी में धावन सोडा बोलेंगे और इंग्लिश में वॉशिंग सोडा बोलेंगे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है बोरेक्स के उत्पादन में इसका प्रयोग होगा, शीशे के उद्योग में इसका प्रयोग होगा, पानी की स्थायी कठोरता या स्थायी खारेपन को हटाने में इसका उपयोग होगा, या रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग होगा। तो बेकिंग सोडा, तो आपका वॉशिंग सोडा जो होता है इसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये कहां गया? तो वॉशिंग सोडा का प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? आपके ऑप्शन है HDFC बैंक, PNB, ICICI और SBI। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक के द्वारा सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं की पेशकश की गई थी। और यदि हम ICICI की स्थापना देखें, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। तो आपका इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों को अत्यधिक उत्पादित या उत्पादन किया गया था? तो आपको बताना है हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों को सबसे ज्यादा उत्पादित किया गया था या उगाया गया था। आपके ऑप्शन हैं गेहूं और ज्वार को, चावल और ज्वार को, गेहूं और चावल को, चावल और कपास को। यदि हम बात करें विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था, तो वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग या बोरलॉग या बोरलॉग ही पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन आपके इंडियन हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक आपके MS स्वामीनाथन होंगे और विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके नॉर्मन बोरलॉग होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हरित क्रांति के दौरान भारत में 2 फसलों पर मुख्य जोर दिया गया था, जो आपके थे गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है? एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है। आपके ऑप्शन है गोल्डन चावल है, IRV है, VT वैगन है या BT कपास है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारत में पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा आपका है BT कपास का। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं D, C, V, A या BC।
तो आपको याद रखना होगा पानी में घुलने वाले विटामिन आपके बी और सी हैं, और बी और सी को छोड़कर बाकी सब घुलेंगे आपके वसा में। तो वसा में घुलने वाले विटामिन आपका ए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, के हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विटामिन आपके काहे में घुलेंगे, वसा में घुलेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन तो कोई बनेगा नहीं, लेकिन आप लोग याद कर लेना पानी में घुलने वाले विटामिन बी और सी हैं, और इसके अलावा जितने भी विटामिन होंगे वो सारे के सारे वसा में घुलने वाले विटामिन होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है वाराणसी, आजमगढ़, बुलंदशहर या बाराबंकी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़। आजमगढ़ फेमस है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। अगला प्रश्न है आपका, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितने प्रतिशत है? तो आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है भारत में कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। आपके ऑप्शन हैं 17.6, 16.6, 11 या आपके 14.6। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियां आपकी 16.6 हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां किस राज्य में हैं, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा यूपी में है, और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम है आपकी मिजोरम में, मिजोरम। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, इसको याद रखना। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? अब मूल निवासी कौन है, इसका नाम है आपतनी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राज्य के मूल निवासी आपतनी हैं? आपतनी हैं। तो आपकी आपतनी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है आपतनी या आपतानी, कुछ ही बोल सकते हो आप। आपतानी जनजाति जो है किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो आपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी होगी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बनाया था। बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता आपके गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है आपका, पहला पंचायती राज दिवस खालिस्तान द्वारा घोषित किया गया था। तो किसके द्वारा घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर या राजनाथ सिंह के द्वारा। तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के द्वारा पंचायती राज दिवस की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, इराक का पुराना नाम बताओ। आपके ऑप्शन है निप्पन, मेसोपोटामिया, साइलोन या हॉलैंड। यदि हम हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड किसका पुराना नाम था? तो आपको याद रखना है नीदरलैंड का। नीदरलैंड का पुराना नाम आपका था क्या? हॉलैंड। और यदि निप्पन की बात करें तो निप्पन आपका पुराना नाम था जापान का। बात करें साइलोन की तो श्रीलंका का पुराना नाम आपका साइलोन था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। आपका ऑप्शन है राधा कृष्णन।
तो एस राधा कृष्णन आपके प्रेसिडेंट थे भारत के, इनको ही आपका क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था। आपको याद रखना है, एक तो आपके राधा कृष्णन को मिला था, इनके साथ में सी राजगोपालाचार्य को मिला था, और आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी आपका भारत रत्न मिला था। तो आपका प्रथम भारत रत्न की बात की जाए तो आपके एस राधाकृष्णन को मिला था, आपके सी राजगोपालाचार्य को, सी गोपालाचार्य को मिला था। इनके साथ रमन इफेक्ट देने वाले आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी यह पुरस्कार दिया गया था। तो इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार आपके 1954 में दिए गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि वीडियो में आप यहाँ तक बने रहे हैं तो आपको ये वीडियो तो अच्छी ही लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप इस प्रैक्टिस सीरीज को लेते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहली बार देखे होंगे, तो उनको बढ़िया से लिखिए, याद करिए, और जब आप पेपर देने जाएंगे यूपी कांस्टेबल का, तब आपको इस प्रैक्टिस सीरीज की अहमियत पता चलेगी। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यूअसली लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।